सारा गुस्सा एक झटके में गायब हो गया। उसका शरीर खुद ब खुद कांपने लगा। तुम्हें पता है, उसने डर कर कहा। तुम्हें सब पता है। फिर उसकी आवाज तुरंत बदल गई। भैया, तुम मेरे भाई हो, मुझसे पहले गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने बस उस पर एक हल्की हंसी दी। मैं हम दोनों के लिए इस सबको और मजेदार बनाऊंगा। उस वीकेंड मुझे एक फोन आया जिसमें मुझे गू फैमिली के घर वापस आने को कहा गया। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, मुझे वहां का माहौल बहुत भारी लगा। वहां इतना तनाव था कि लग रहा था सांस लेना भी मुश्किल है। मेरे पिता सोफा पर गुस्से से भरे चेहरे के साथ बैठे थे। उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा ठंडा और सख्त लग रहा था। उन्होंने मुझसे सबसे पहले कहा, घुटनों पर बैठो। मेरी माँ उनके पास बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी। जिस तरह उन्होंने मुझे देखा, उसमें सिर्फ गुस्सा और निराशा थी। जूलियन उनके पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह बहुत देर से रो रहा हो। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह अचानक पीछे हट गया, जैसे मैं कोई डरावना जानवर हूँ। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और हिला नहीं। पापा, मैंने क्या गलती की है? मुझे घुटनों पर बैठने की क्या जरूरत है? मेरे पिता का चेहरा और खराब हो गया। तुम्हारी अभी भी पूछने की हिम्मत है? तुम इस बात से जलते थे कि तुम्हारा भाई स्पीच देने वाला है, इसलिए तुमने गंदे तरीके अपनाए और उसे दवा दे दी। तुमने सबके सामने उसका मजाक बनवाया। गू फैमिली की इज्जत तुमने पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। मेरी माँ ने भी रोते हुए मुझे डांटा। ओलिवर, तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? जूलियन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे इस तरह नुकसान पहुंचाया? वह तुम्हारा भाई है। मैंने ठंडी हंसी दी। मैंने ऐसा किया? आपके पास क्या सबूत है? बस इसलिए कि उसने आपके सामने थोड़ा रो दिया और बेचारा बनने का नाटक किया। उसी वक्त जूलियन फिर से एक कमजोर और टूटी हुई आवाज में बोला, माँ, पापा, मुझे पता है मेरी गलती थी। मुझे भैया से मुकाबला नहीं करना चाहिए था। वह आपके असली बेटे हैं। शायद मुझे चले जाना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कहीं मेरी जान न चली जाए। मेरे माँ बाप तुरंत परेशान हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है? जूलियन और जोर से रोने लगा, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने कहा कि मैंने उसे धमकी दी है। मैं बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि उसने सालों तक मेरी दौलत और इज्जत का मजा लिया। उसने कहा कि यह तो अभी बस एक छोटी सी सजा थी, और अगर उसने आगे चलकर मुझसे परिवार की दौलत के लिए लड़ने की कोशिश की तो मैं उसे बुरी मौत मार दूंगा। फिर उसने रोते हुए कहा कि वह अभी सिर्फ 18 साल का है और मरना नहीं चाहता। मेरे पिता गुस्से से फट पड़े। क्या? ओलिवर, तुम सच में एक एहसान फरामोश जानवर हो। बस परिवार की दौलत के लिए तुम सच में अपने भाई की जान लेना चाहते हो? मेरी माँ ने भी मुझे जोर से डांटा। यहाँ से अभी निकल जाओ। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे बनोगे तो मैं तुम्हें कभी जन्म ही ना देती। मैंने बस उन्हें देखा। इस बार मेरे दिल में पहले जितना दर्द नहीं हुआ। शायद जब कोई बार बार निराश होता है तो दिल आखिरकार उम्मीद रखना छोड़ देता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे भी आप जैसे भेदभाव करने वाले माँ बाप नहीं चाहिए। मेरी आवाज शांत थी। यह कहने के बाद मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे गू फैमिली के घर से बाहर निकल गया। मेरा इस तरह चले जाना मेरे माँ बाप को और गुस्सा दिला गया। जूलियन को दिलासा देने के लिए और इस बात को पूरी तरह खत्म करने के लिए कि मैं कभी परिवार की दौलत मांगूंगा, उन्होंने जल्दी से फैसला किया। एक हफ्ते बाद उन्होंने जूलियन के 18वें जन्मदिन पर एक बड़ा जश्न रखा। जश्न के सबसे खास मौके पर मेरी माँ ने सबके सामने ऐलान किया कि जूलियन ही गू फैमिली का अकेला वारिस है। जाहिर है, मुझे नीचा दिखाने के इस अच्छे मौके पर वे मुझे इनविटेशन भेजना नहीं भूले। वे चाहते थे कि मैं, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था, अपनी आंखों से देखूं कि कैसे वे गू फैमिली की सारी इज्जत, दौलत और आने वाला कल जूलियन के हाथ में दे रहे हैं। वे मुझे जलन और पछतावे में तड़पता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि मैं वहां गया ही नहीं। मैंने बस उस इन्विटेशन को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। आखिरकार मेरे माँ बाप और जूलियन भी तो कचरा ही है। अपने बदले के प्लान के लिए मैंने एक आदमी को जश्न के अंदर भेजा। जब मुझे यकीन हो गया कि सारी दौलत जूलियन के नाम हो चुकी है तो मैंने उस आदमी को अपनी प्यारी माँ को एक बड़ा तोहफा देने को कहा। जो बड़ा तोहफा मैंने भेजा था वह मेरे पिता और जूलियन के बीच का पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट था। और जैसा कि कमेंट्स ने बताया था, जूलियन कभी कोई गरीब अनाथ बच्चा नहीं था जिसे अनाथालय से गोद लिया गया हो। वह मेरे पिता का ही बेटा था जो उन्हें किसी और से हुआ था। जब वे जवान थे तब वे और उनकी वह औरत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में वे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली। जाहिर है, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने उस औरत से रिश्ता खत्म कर दिया। उन्होंने सालों तक चुपके से अपना रिश्ता बनाए रखा। मेरी माँ के सहारे से मेरे पिता का काम बड़ा और बेहतर होता गया, लेकिन उनके लिए एक परेशानी थी। कंपनी के शेयर्स और परिवार की दौलत हमेशा मेरी माँ के हाथ में ही थी, इसलिए मेरे पिता और उस औरत ने एक गंदा प्लान बनाया। उन्होंने जूलियन की असली पहचान छुपाई और नाटक किया कि वह एक अनाथ है। उन्होंने उसे गू फैमिली में एक गोद लिए बेटे के रूप में भेज दिया ताकि वह मेरी जगह छोटा मालिक बन सके। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वे चाहते थे कि जूलियन धीरे धीरे वह सब कुछ ले ले जो मेरी माँ का था। रही बात इस बात की कि जब मैं 2 साल का था तो मुझे इतनी आसानी से कैसे चुरा लिया गया, मैं इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जितना इस बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही डर लगता है। वह पैटर्निटी रिपोर्ट जूलियन के जश्न में एक बॉम्ब की तरह गिरी। पूरे जश्न में अफरा तफरी मच गई। मेरी माँ हेदर ने रिपोर्ट देखी और वह वहीं बेहोश होने वाली थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। ये आखिरी चीज नहीं थी। इसके तुरंत बाद दूसरा तोहफा आया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि जूलियन ने चुपके से उसे बच्चा न पैदा करने वाली दवाइयां दी थीं।
इस बार जूलियन ने उसे एक मेरी माँ पूरी तरह टूट गई। वह हमेशा सोचती थी कि वह बहुत समझदार है, उसे लगता था कि गू फैमिली पर उसका कब्जा है, वह सोचती थी कि सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन अब उसे समझ आया कि उसके सबसे करीबी लोगों ने ही उसे धोखा दिया था। उसके पति ने उसे धोखा दिया था। जिस गोद लिए बेटे को वह खजाना समझती थी, वह असल में उसके पति और उसकी मिस्ट्रेस का बेटा था। उसने न सिर्फ दूसरी औरत के बेटे को पाला, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी अपने ही हाथों से उसे दे दी। वह अपने पति के लिए एक अच्छी बेटी बनी रही। वह एक मजाक बनकर रह गई थी। इतने बड़े धोखे और शर्म ने उसे सबके सामने पूरी तरह तोड़ दिया। वह बड़ा कमिंग ऑफ एज फंक्शन, जो जूलियन के लिए सबसे गर्व का दिन होने वाला था, एक घिनौना स्कैंडल बन गया। उसके बाद बहुत समय तक यह उनके पूरे जान पहचान के लोगों में सबसे बड़ा मजाक बना रहा। बाद में मेरे पिता और उनकी मिस्ट्रेस पर बच्चों को किडनैप करने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करने का शक हुआ। उन पर कंपनी की प्रॉपर्टी चुराने का भी शक था। मेरी माँ ने खुद उन्हें पुलिस स्टेशन भेजा। रही बात जूलियन की, क्योंकि दवाई देते वक्त वह छोटा था और यह उसका पहला जुर्म था, इसलिए वह जेल जाने से बच गया। लेकिन मेरी माँ का बदला यही नहीं रुका। उन्होंने अपने असली नाम से रिपोर्ट लिखी और जूलियन के यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में हुए बड़े धोखे को सबके सामने ला दिया। स्कूल ने जल्दी एक्शन लिया और जूलियन को निकाल दिया गया। फिर भी एक चीज तुरंत नहीं बदली जा सकती थी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का काम पहले ही पूरा हो चुका था। जूलियन को अभी भी गू फैमिली की लगभग सारी प्रॉपर्टी मिल चुकी थी। कुछ दिन बाद वह मेरे सामने फिर से दिखावा करने आया। मेरी माँ की मार की वजह से उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर वही घमंड दिख रहा था। तुम गंदे विलेन, क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरा सच सामने लाकर तुम मुझे हरा दोगे? मैं तुम्हें बता दूं, अब बहुत देर हो चुकी है। परिवार की सारी प्रॉपर्टी अब मेरी है। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। जूलियन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने अपने अंदर की खुशी को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे साफ देख सकता था। फिर उसने घमंड से मुझे उकसाया। अगर हिम्मत है तो अभी विश मांगो। तुम जितने भी पैसे मांगोगे मुझे उसका दुगना मिलेगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जूलियन के ठीक सामने मैंने आखिरी बार स्नेक इमॉर्टल को बुलाया। फिर मैंने धीरे से कहा, मेरी तीसरी विश। हर दिन जब मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में लीगली हर घंटे $1,00,000 आए। जूलियन की आंखें और एक सेकंड के लिए रुक गई। वह जोर से गंदी हंसी हंसने लगा। ओलिवर, क्या गुस्से ने तुम्हें पागल बना दिया है? मैं दिन में सिर्फ 8 घंटे जागता हूँ, लेकिन मेरे पास डबल सिस्टम है। मैं फिर भी हर दिन $1.6 मिलियन कमा सकता हूँ। तुम इससे मुझे पीछे छोड़ना चाहते हो? अगले जन्म में कोशिश करना। मैंने उसे इग्नोर किया और शांति से आगे कहा, और जब मैं सो रहा हूं तो हर घंटे $2,00,000 मेरे भाई को ट्रांसफर कर दिए जाएं। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। कमेंट्स भी रुक गए। फिर उन्होंने पागल की तरह हिसाब लगाना शुरू किया। एक कमेंट ने कहा कि अगर मैं दिन में 8 घंटे सोता हूं और हर घंटे $2,00,000 अपने भाई को ट्रांसफर करता हूं, तो सोने के दौरान मैं कुछ नहीं कमाऊंगा और सारा पैसा जूलियन की जेब में चला जाएगा। लेकिन दूसरे कमेंट ने जल्दी ही ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। मेरी विश अपने भाई को पैसे ट्रांसफर करने की थी, लेकिन जूलियन के लिए उसका भाई मैं था। उसके डबल रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से जब वह सो रहा था, इसका मतलब था कि हर घंटे जब वह सोएगा वह $4,00,000 मुझे खो देगा। और क्योंकि जूलियन को दिन में 16 घंटे सोना पड़ता था, इस तरह हर दिन $64,00,000 मुझे ट्रांसफर होने लगे। सब कुछ हिसाब लगाने के बाद मुझे हर दिन बहुत सारा पैसा मिलने वाला था, जबकि जूलियन की सारी दौलत तेजी से खत्म होने वाली थी। कमेंट्स में लोग लगभग चिल्ला रहे थे कि इस स्पीड से 3 महीने से भी कम समय में जूलियन के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। आखिरकार उसे भी समझ आ गया। उसके चेहरे की घमंडी हंसी पूरी तरह गायब हो गई। अगले ही सेकंड उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर हिलने लगा और वह सीधा जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। स्नेक इमॉर्टल ने अब मेरी तीनों विशेस पूरी कर दी थीं। चांदी के सांप का टैटू धीरे से मेरी कलाई से अलग हो गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहली बार मिलने जैसी साफ और चमकदार नहीं थीं। वह बेजान, खाली और थकी हुई लग रही थी। उसका स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तभी कमेंट्स ने असली सच बताया। वह असल में कोई सच्चा स्नेक इमॉर्टल नहीं था। सही तरीके से कहें तो वह एक सांप का शैतान था। बाहर से वह लोगों की विशेस पूरी करने के लिए अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसका असली मकसद उस नेगेटिव एनर्जी को खींचना था जो विश मांगने वाले को नुकसान पहुंचने पर पैदा होती थी। वह नेगेटिव एनर्जी उसकी शैतानी ताकत को और बढ़ाती थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि इस बार वह मुझसे मिला। मेरी पहली 2 विशेस ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही दुनिया को किसी खतरे में डाला, और तीसरी विश का असली फायदा सिर्फ जूलियन को मिल रहा था। इसलिए अगर कोई नुकसान होना था तो वह सिर्फ जूलियन को ही होना था। वह शैतान उससे डायरेक्टली एनर्जी नहीं खींच सकता था। इसका मतलब था कि उसने अपनी सैकड़ों साल की कल्टीवेशन बेकार में गंवा दी थी। अब से मुझे लगता है कि वह कभी बाहर आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जब जूलियन की आखिरकार आंख खुली तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जबरदस्ती की 16 घंटे की नींद पूरी हो चुकी थी। उसने एक शांत हॉस्पिटल के कमरे में अपनी सूजी हुई आंखें खोलीं। कमरा खाली था और वहां अजीब सी खामोशी थी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि वह कहाँ है, अचानक उसके सामने एक स्क्रीन आई। यह उसका डबल रिवॉर्ड सिस्टम था। इसे सिर्फ वही देख सकता था। पिछले 3 सालों से वह सिस्टम हमेशा चमकदार और अमीर लगता था, जिसमें सोने और नीले रंग की लाइट्स थीं जो उसे लगती थीं जैसे वह कोई खास इंसान हो।
उसने उसे बिगाड़ दिया था, उसकी तारीफ की थी और मुझसे सब कुछ छीनने में उसकी मदद की थी। लेकिन अब वह स्क्रीन सुंदर नहीं रही थी, वह लाल रंग में चमक रही थी। उसकी आंखों के सामने बड़े बड़े वार्निंग के निशान आ रहे थे। सिस्टम की आवाज़, जो पहले बहुत अच्छी और मददगार लगती थी, अब ठंडी और रोबोट जैसी हो गई थी। सिस्टम गायब नहीं हुआ, उल्टा उसने उसे लाल रंग में ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स दिखाए। ऑलिवर गू को -$4 लाख ट्रांसफर। ऑलिवर गू को -$4 लाख ट्रांसफर। एक के बाद एक लाइन, हर एक लाइन खून जैसी लग रही थी। जूलियन नीचे स्क्रॉल करता गया और वह जितना देखता उसका शरीर उतना ही कांपने लगता। वह आखिरकार समझ गया। उस समय उसने सिस्टम को मुझसे इसलिए जोड़ा था क्योंकि वह मेरी मेहनत का फायदा उठाना चाहता था। वह आराम से बैठकर दुगना रिवॉर्ड लेना चाहता था, जबकि सारा दर्द में झेलता था। लेकिन अब मैंने वही नियम उसके खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। मैंने एक ऐसा कर्ज बना दिया था जो सीधा उस पर असर कर रहा था। क्योंकि सिस्टम अपने नियमों पर चलता था, इसलिए जूलियन अब मुझे पैसे देने पर मजबूर था। वह सिर्फ पैसे नहीं खो रहा था। जिस कीड़े का इस्तेमाल उसने मेरी किस्मत चूसने के लिए किया था, अब उसी ने पलटकर उसे काट लिया था। सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह गुस्से में है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह डरा हुआ है। उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि उसने ये सब बुरी नीयत से किया था। उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब था, और वह कॉन्ट्रैक्ट उसने खुद बनाया था। नहीं नहीं नहीं, इसे रोको, बाइंडिंग को कैंसिल करो। जूलियन तब तक चिल्लाया जब तक उसकी आवाज़ बैठ नहीं गई। उसने पागल की तरह हवा में हाथ चलाए, उस स्क्रीन पर हमला करने की कोशिश की जिसे कोई और नहीं देख सकता था। सिस्टम ने एक ठंडे शब्द में जवाब दिया, एरर डिटेक्टेड। फायर उसने बताया कि होस्ट कर्ज चुकाने के दौरान अनबाइंड नहीं कर सकता। अगर आप अपना बैलेंस पॉजिटिव नहीं रख पाए तो सिस्टम से मिली सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी, जिसमें आपका शारीरिक बदलाव और स्टेटस प्रोटेक्शन भी शामिल है। निजुलता के उसका पहले से ही बदसूरत और सूजा हुआ चेहरा पीला पड़ गया। अगर उसके पैसे खत्म हो गए तो वह सिर्फ गरीब नहीं होगा, बल्कि सिस्टम उससे वह सब कुछ छीन सकता है जो उसने दिया था। उसका बचा कुचा हैंडसम स्टेटस भी पूरी तरह गायब हो सकता है, और वह हमेशा के लिए इस सूजे हुए और बिगड़े हुए शरीर में कैद हो सकता है। या शायद इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। डर ने आखिरकार उसे पूरी तरह घेर लिया। जूलियन ने अपने हाथ से सुई खींची और अपना फोन उठाया। उसे पैसे चाहिए थे। नहीं, उसे कैश चाहिए था। उसे सब कुछ जितना जल्दी हो सके बेचना था। विलास, स्पोर्ट्स कार्स, कंपनी के शेयर्स और वह सारी प्रॉपर्टी जो मेरी माँ ने आंखें बंद करके उसे ट्रांसफर की थी। उसे उन्हें तुरंत कैश में बदलना था। उसके कांपते हुए हाथों ने रियल एस्टेट एजेंट्स और ब्रोकर्स को कॉल किया। उसने उन पर चिल्लाते हुए साउथ बे विला को बेचने के लिए कहा, चाहे कीमत मार्केट प्राइस से 30% कम ही क्यों न हो। उसने उन्हें बताया कि उसे आज ही कैश चाहिए। फिर उसने उन्हें फेरारीज बेचने, कंपनी के शेयर्स बेचने और जो कुछ भी बेच सकते हैं सब बेचने का ऑर्डर दिया। अपने घबराहट में उसने सोचा कि वह कर्ज से तेज भाग सकता है। अगर वह बहुत सारा कैश जमा कर लेता तो शायद उसे कोई रास्ता ढूंढने का समय मिल जाता, या शायद वह किसी को रखकर मुझे विश कैंसिल करने के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन जूलियन अभी भी एक बात नहीं समझ पाया था, सिस्टम उससे ज्यादा तेज था। 2 दिन बाद एक ब्रोकर ने उसे खुशखबरी देने के लिए कॉल किया। उसने कहा कि उन्हें कोस्टल मैंशन के लिए एक खरीदार मिल गया है। खरीदार ने $40 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं और वह पैसे अभी जूलियन के अकाउंट में आए हैं। वह ऐसे हंसा जैसे किसी डूबते हुए को बचा लिया गया हो। उसने चेक करने के लिए जल्दी से अपना बैंकिंग ऐप खोला। जैसे ही 40 मिलियन उसके अकाउंट में आए, सिस्टम की स्क्रीन फिर से लाल रंग में चमकी। ठंडी आवाज ने बताया कि पैसे मिल गए हैं और अब कर्ज चुकाने का प्रोसेस बचे हुए पैसे को साफ कर देगा। और बस ऐसे ही वह 40 मिलियन गायब हो गए। जूलियन ने अपनी लाल आंखों से देखा कि कैसे वह नंबर उसके अकाउंट से चला गया। एक नया नोटिफिकेशन आया। सिस्टम ने $40 मिलियन रोक लिए थे और उन्हें कामयाबी से ओलिवर गू के ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया था। एक सेकंड के लिए जूलियन के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। फिर वह चिल्लाया। उसने अपना फोन दीवार पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने अपना वॉलेट उठाया और टारगेट को जवाब दिया। अपने बाल खींचते हुए वह एक पागल की तरह चिल्लाया। उस वक्त तक वह असल में मुफ्त में काम कर रहा था। वह एक बिना सैलरी वाला कैशियर बन गया था जो मेरी माँ की पूरी जिंदगी की कमाई और गू फैमिली की पुरानी दौलत को बेच रहा था, ताकि वह सारा पैसा सीधा मेरे अकाउंट में भेज सके। जो भी कार उसने बेची वह गायब हो गई। जो भी शेयर उसने बेचा वह खत्म हो गया। जो भी विला उसने कम दाम में दिया वह उसकी अपनी सजा का हिस्सा बन गया। वह सिर्फ ठंडी जमीन पर बैठकर हर दिन पैसे कम होते हुए देख सकता था। हर दिन $2 मिलियन। यह एक बॉम्ब की तरह चल रहा था और उसे पता था कि यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद इसी बीच शहर के दूसरी तरफ मैं ठीक 8 घंटे की गहरी नींद के बाद उठा। मैं ताजा, शांत और बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मैंने आराम से अंगड़ाई ली, अपना फोन उठाया और अपने बैंक अकाउंट में नए जीरोस देखे। वह नंबर बहुत सुंदर लग रहा था। मैं मुस्कुराया और अपनी सुबह की कॉफी की एक चुस्की ली। बुरा नहीं है, मैंने धीरे से कहा। देखते हैं यंग मास्टर इसे कब तक झेल पाते हैं।
जब बाहर जूलियन के पैसे खत्म हो रहे थे तभी जेल के अंदर एक और सजा चल रही थी। जब मेरी माँ ने मेरे भेजे हुए सबूत लिए और सीधा पुलिस स्टेशन गई तो अथॉरिटीज ने जल्दी एक्शन लिया। आरोप बहुत गंभीर थे। मेरे पिता और उनकी मिस्ट्रेस पर एक बच्चे को किडनैप करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकर्स के साथ काम करने का शक था। इसके अलावा उन पर कंपनी के बहुत सारे पैसे चुराने का भी शक था। इस वजह से उन्हें तुरंत बेल देने से मना कर दिया गया। लेकिन अंदर ठंडी जेल के अंदर मेरे पिता पहले तो नहीं घबराए। उन्हें अभी भी भरोसा था। उन्होंने मिस्ट्रेस के कांपते हुए हाथ पकड़े और एक घमंडी मुस्कुराहट के साथ उसे दिलासा दिया, जैसे यह कोई छोटी सी मुश्किल हो। उन्होंने उसे चिंता न करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह बस थोड़े समय की बात है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए होंगे, लेकिन वह सबसे जरूरी बात भूल गई है। गू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी लीगली जूलियन को ट्रांसफर हो चुकी है। उनके बच्चे के पास अब बिलियंस हैं। उनके पिता को लगता था कि जूलियन इस बड़ी दौलत का इस्तेमाल करके देश के सबसे महंगे लॉयर्स को हायर करेगा। उन्हें लगता था कि वे लॉयर्स उन्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। उनके दिमाग में वे बहुत जल्दी बाहर आने वाले थे, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। एक दिन बीता, फिर कई दिन बीते, फिर हफ्ते बीत गए। जब भी मिलने वाले कमरे का भारी लोहे का दरवाजा खुलता, मेरे पिता अपना सिर उठाते। वे महंगे सूट्स पहने, हाथ में फाइल्स लिए बड़े लॉयर्स को देखने की उम्मीद करते जो उन्हें बचाने के बड़े बड़े वादे करते। लेकिन वे लोग कभी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। जूलियन पहले ही सिस्टम के हर घंटे के खर्चे की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। वह मेरे पिता और उनकी मिस्ट्रेस के लिए लॉयर नहीं कर सकता था। वह अपने लिए भी लॉयर नहीं कर सकता था ताकि अपनी बर्बादी को समझ सके। जेल में एक पैसा भी नहीं भेजा गया, न कोई मिलने आया, न कोई मैसेज, कुछ नहीं। जब आखिरकार कोर्ट का दिन आया तो मेरे पिता और उनकी मिस्ट्रेस देश के सबसे अच्छे लॉयर्स के साथ नहीं बैठे थे। उल्टा वह एक थके हुए सरकारी लॉयर के साथ बैठे थे जो ऐसा लग रहा था जैसे 3 दिन से सोया न हो। उस बेचारे के पास उनके लिए एक अच्छा केस तैयार करने का न तो समय था और न ही पैसे। मैं चुपचाप पीछे की सीट पर बैठकर सब देख रहा था। मेरी माँ आगे की तरफ बैठी थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी पीठ सीधी थी। वह ठंडी और सख्त लग रही थी, जैसे उन्होंने खुद को सिर्फ नफरत के सहारे संभाला हुआ हो। इस बार वह कोर्ट की सबसे जरूरी गवाह थी। कोर्ट का केस कोई लड़ाई नहीं था, बल्कि एकतरफा फैसला था। सच को बदलने या डॉक्यूमेंट्स को छुपाने के लिए बड़े लॉयर्स के बिना मेरी माँ के दिए सबूतों ने सब कुछ खत्म कर दिया। कंपनी से चुराए गए पैसों का रास्ता साफ था। 16 साल पहले के ह्यूमन ट्रैफिकर्स से जुड़े पुराने मैसेजेस को ध्यान से निकालकर स्क्रीन पर दिखाया गया ताकि कोर्ट में सब देख सकें। सरकारी लॉयर ने कुछ बार रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रोसिक्यूटर के मजबूत सबूतों ने उसे तुरंत दबा दिया। जज ने आखिरकार हैमर मारा और उसकी आवाज कोर्ट में उनकी जिंदगी के खात्मे की तरह गूंजी। क्योंकि सबूत बहुत पक्के थे और जुर्म बहुत बड़ा था, मेरे पिता और उनकी मिस्ट्रेस दोनों को सबसे बड़ी सजा मिली, कई सालों के लिए जेल। उनकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने फैसला सुना, उनका सो कॉल्ड सच्चा प्यार टूट गया। गरीबी, धोखा, डर और अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने के ख्याल ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। मिस्ट्रेस अचानक मेरे पिता पर चिल्लाई। उसने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि जूलियन उन्हें बचा लेगा। उन्होंने वादा किया था कि सब कुछ कंट्रोल में है। उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पिता ने भी अपना सारा शराफ्त का चोला उतार दिया। उनकी आंखें गुस्से और डर से बड़ी हो गई थीं जब उन्होंने पलटकर उस पर चिल्लाया, उसे बेवकूफ कहा और उसके बेटे पर उन्हें छोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जूलियन सारे पैसे लेकर उन्हें सड़ने के लिए छोड़ गया। वे कोर्ट के अंदर ही एक दूसरे पर चिल्लाने और झपटने लगे। इतने सालों का मीठा प्यार कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गया और सिर्फ गंदी गालियां और नफरत बची। पुलिस वालों को भागकर आना पड़ा और उन्हें जबरदस्ती अलग करना पड़ा। जब उन्हें अलग अलग दरवाजों से ले जाया जा रहा था तब भी वे एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। मैंने उन लोगों को हथकड़ियों में जाते देखा जिन्होंने मुझे किडनैप करवाया था और मेरा बचपन बर्बाद किया था। पहली बार मेरे अंदर का कोई भारी बोझ हल्का हुआ। जूलियन उनकी मदद नहीं कर पाया और इस वजह से उसने खुद उनका अंजाम तय किया। लेकिन मेरी प्यारी माँ का अपना बुरा सपना तो अभी शुरू ही हुआ था। उन्हें लगा कि मेरे पिता और उनकी मिस्ट्रेस को जेल भेजकर उनका दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन वह गलत थी। यह तो उनकी अपनी बर्बादी की शुरुआत थी। जूलियन के कमिंग ऑफ एज फंक्शन के बाद आखिरकार उन्हें सच का पता चला। जूलियन की असली पहचान जानने से पहले ही उन्होंने लीगली सब कुछ उसके नाम कर दिया था। शेयर्स, प्रॉपर्टीज, ट्रस्ट फंड्स, कैश, सब कुछ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह मुझे नीचा दिखाना चाहती थीं। वह साबित करना चाहती थीं कि जूलियन ही गू फैमिली का असली भविष्य है। वह मेरी आखिरी उम्मीद को खत्म करना चाहती थीं और मुझे उसे सब कुछ लेते हुए देखना चाहती थीं। लेकिन आखिर में उन्होंने खुद को ही बर्बाद कर लिया। जब पहला झटका कम हुआ, उन्होंने जल्दी से लॉयर्स किए और जूलियन पर केस करने की कोशिश की। वह फ्रॉड का आरोप लगाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर को कैंसिल करना चाहती थीं। लेकिन जब पहला झटका कम हुआ, उन्होंने जल्दी से लॉयर्स किए और जूलियन पर केस करने की कोशिश की। जब लॉयर्स ने आखिरकार जूलियन के बैंक रिकॉर्ड्स चेक किए तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो नामुमकिन था। उन्हें लगा था कि वहां बिलियंस होंगे, लेकिन उन्हें नेगेटिव बैलेंस मिला। जूलियन ने न सिर्फ पैसे खोए थे, बल्कि उसने पूरी प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया था। एक एक पैसा, हर एक प्रॉपर्टी जो उसने डर में बेची, हर एक विला, हर एक कार, हर एक शेयर, मेरे लिए सिस्टम के कभी न खत्म होने वाले कर्ज में गायब हो चुका था। गू फैमिली की दौलत जो पीढ़ियों से बनी थी अब जा चुकी थी, पूरी तरह खत्म। जल्दी ही मेरी माँ के पास लॉयर्स की फीस देने के पैसे भी नहीं बचे। उसके बाद उन्हें उस होटल के कमरे से भी निकाल दिया गया जहां वह रह रही थी।
जो अमीर औरतें पहले महंगी टी पार्टीज में उनकी तारीफ करती थीं, अब उन्होंने उनके सामने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उनके पीछे वे उन पर हंसती थीं और उन्हें हाई सोसाइटी का सबसे बड़ा मजाक कहती थीं। जिसने अपना पूरा साम्राज्य अपने पति के नाजायज बेटे को दे दिया, एक ऐसी औरत जिसने अपने असली बेटे को फेंक दिया, एक ऐसी औरत जिसने दूसरी औरत के बच्चे को खजाने की तरह पाला ताकि वही उसे जहर दे सके और लूट सके। बिना पैसे, बिना ताकत और बिना किसी की मदद के वह धीरे धीरे और नीचे गिरती गई। वह बेघर, भूखी और लाचार हो गई। और किसी तरह उन्होंने एक अफवाह सुनी। जिस असली बेटे को उन्होंने कभी कचरा समझा था, वह अब बहुत अमीर हो चुका था। मेरे बैंक अकाउंट में हर दिन लाखों डॉलर बढ़ रहे थे और मुझे उंगली तक हिलाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें मुझे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक दोपहर जब मैं यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल रहा था, तभी एक बिखरी हुई औरत अचानक मेरे सामने आई और मेरा रास्ता रोक लिया। उसके डिजाइनर कपड़े गंदे और सिकुड़े हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे जैसे चिड़िया का घोंसला हो। उसका चेहरा बूढ़ा, थका हुआ और लाचार लग रहा था। एक पल के लिए मैं बस दुनिया को देख रहा था। मैंने तो उन्हें पहचाना भी नहीं। यह वही मैडम गू थीं जो कभी घमंडी, सुंदर और सबसे अलग थीं। अब वह एक भिखारी जैसी लग रही थीं। वह जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वह सबके सामने मेरे पैरों में गिर गईं। ओलिवर, ओलिवर, मेरे बच्चे, वह रोईं। वह जोर जोर से रोने लगीं और मेरी जैकेट का कोना पकड़ लिया। आसपास के स्टूडेंट्स रुककर देखने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे उनकी मदद करनी होगी क्योंकि वह मेरी माँ है, मेरा अपना खून है। उन्होंने कहा कि जूलियन और मेरे पिता शैतान थे जिन्होंने उनसे सब कुछ छीन लिया। फिर वह और जोर से रोईं और कहा कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और खाने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि अब मैं अमीर हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें अपने साथ रखना होगा और उनका खर्चा उठाना होगा। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आसपास जमा हो गए। वे आपस में बातें करने लगे और उंगली उठाने लगे, लेकिन मैंने शर्म महसूस नहीं की। मैंने सिर्फ अपने पैरों में रोती हुई उस औरत को देखा। एक समय था जब मैं उनका प्यार इतना चाहता था कि उनका एक मीठा शब्द भी मुझे कई दिनों तक खुश रख सकता था। एक समय था जब मैंने उनकी तारीफ पाने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब जब मैंने उन्हें इस तरह रोते हुए देखा तो मुझे न गुस्सा आया, न दुख हुआ, न तरस आया। बस एक ठंडी और शांत खामोशी महसूस हुई। मैंने धीरे से उनकी उंगलियां अपनी जैकेट से हटाईं और एक कदम पीछे हट गया। आपका खर्चा उठाऊं? मैं धीरे से मुस्कुराया। फिर मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा और वही शब्द दोहराए जो उन्होंने कभी मुझसे कहे थे जब उन्होंने मेरा छोटा सा $800 का खर्चा बंद कर दिया था। आपको समझना होगा, कानून के मुताबिक मैं 18 साल का हो चुका हूँ। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आपको पालता रहूं। मेरी माँ की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उस पल उन्हें आखिरकार अपने ही शब्द याद आए। वे बेरहमी भरे शब्द जो उन्होंने कभी मुझसे कहे थे, अब उन्हें चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लगे। एक सेकंड के लिए उनकी सांस रुक गई और उनके होंठ कांपने लगे जब उन्हें समझ आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सीधा खड़ा हुआ और उनकी टूटी हुई हालत को देखा। फिर मैंने दूसरा सेंटेंस कहा जो उन्होंने कभी मुझे कहा था, तुम वापस आओ या ना आओ, गू फैमिली में तुम जैसी माँ की कोई कमी नहीं है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। मैं घूमा और अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया जो मेरा इंतजार कर रही थी। लोगों की आवाजें और तेज होती गईं। उन आवाजों के बीच मेरी माँ के रोने की दर्दनाक आवाज थी। वह आखिरकार अपनी ही बेरहमी से बर्बाद हो चुकी थी। जिंदगी में पहली बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने आखिरकार अपनी बेकार माँ से बदला ले लिया था। इसी बीच कुछ लोग कहते हैं कि समय सबके साथ इंसाफ करता है, लेकिन जूलियन के लिए समय एक जल्लाद बन गया। सिर्फ 3 महीनों में गू फैमिली की सारी दौलत जीरो हो गई। हर एक घर, हर एक शेयर, हर एक छुपा हुआ अकाउंट और हर एक कीमती चीज जो जूलियन बेच सकता था उसे कैश में बदला गया। और फिर सिस्टम के कभी न खत्म होने वाले कर्ज ने उसे निगल लिया। लेकिन जूलियन के पास अभी भी एक बड़ी मुश्किल थी। मेरा सोने का समय बिल्कुल सही था। हर रात मैं आराम से पूरे 8 घंटे सोता था, क्योंकि इस वजह से डबल रिवॉर्ड सिस्टम रुक नहीं सकता था। वह अपने ही नियमों में फंस गया था। हर दिन उसे मुझे पैसे देने थे और जूलियन को हर दिन $3.2 मिलियन देने पड़ते थे। जब सारे बैंक अकाउंट्स पूरी तरह खाली हो गए तो जूलियन शहर के कोने में एक सस्ते और गंदे मोटेल के कमरे में छुपा हुआ था। कमरे से बदबू आ रही थी। दीवारों पर दाग थे। छत पर लगा बल्ब धीरे धीरे जल बुझ रहा था। वह अपने टूटे हुए फोन की स्क्रीन को देख रहा था, अपने बैंक बैलेंस को कम होते हुए देख रहा था। फिर वह आखिरकार जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो। जूलियन ने एक गहरी सांस ली जो उसने कब से रोक रखी थी। उसके सूजे हुए चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। यह खत्म हो गया, वह बड़बड़ाया। अब कोई पैसा नहीं बचा। सिस्टम को अब कर्ज कैंसिल करना ही होगा, उसे करना ही होगा। लेकिन सिस्टम बिल्कुल दयालु नहीं था। वह कोई इंसान नहीं था। उसे उम्मीद, डर या भीख मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ एक ठंडा कीड़ा था जो नियमों पर चलता था। उस अंधेरे मोटेल के कमरे में लाल रंग की स्क्रीन फिर से आई जिसने जूलियन के चेहरे पर एक खूनी चमक डाल दी। सिस्टम बिल्कुल दयालु नहीं था। आवाज बिना किसी इमोशन के बोली। उसके बाद विलियम ने शब्दों से नहीं बल्कि दर्द से समझाया। क्योंकि वह अब जूलियन से पैसे नहीं ले सकता था, इसलिए उसने उसकी बची कुची कीमती चीजें लेना शुरू कर दिया। उसका मांस, उसकी हड्डियां, उसकी जवानी, उसकी जिंदगी। जूलियन गंदे मोटेल के फ्लोर पर गिर गया और चिल्लाने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी न दिखने वाली ताकत ने उसकी आत्मा को पकड़कर खींच दिया हो।
सिस्टम ने उससे वह सुंदरता छीन ली जो उसने कभी उसे दी थी। उसका कभी साफ रहने वाला चेहरा कुछ ही सेकंड्स में ढल गया। उसका चेहरा पिघलते हुए मोम की तरह लटक गया। उसके माथे पर, आंखों के पास और मुंह के दोनों तरफ गहरी झुर्रियां आ गईं। फिर उसकी ताकत गायब हो गई। जूलियन सांस लेने के लिए तड़पने लगा क्योंकि उसकी मसल्स तेजी से सिकुड़ गईं। उसके हाथ और पैर सूखी लकड़ी की तरह पतले और कमजोर हो गए। उसने घबराहट में अपना सिर पकड़ा, लेकिन उसके घने और अच्छे बाल गुच्छों में टूटकर गिरने लगे। कुछ बालों की जड़ों में तो खून भी था। बाल उसकी कांपती उंगलियों से निकलकर गंदे फ्लोर पर गिर गए। हर रात जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता और 8 घंटे की शांत नींद लेता, जूलियन उसकी कीमत चुकाता था। अब पैसों से नहीं, बल्कि अपने मांस और हड्डियों से। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वह कई साल बूढ़ा हो गया। वह घमंडी यंग मास्टर, जो कभी चमकदार, हैंडसम और सबसे अलग लगता था, धीरे धीरे एक कमजोर, सूखा हुआ बूढ़ा आदमी बन गया। उसके दांत ढीले होकर गिर गए। उसके जोड़ों में ऐसे दर्द होने लगा जैसे वह 80 साल का हो। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसे मुश्किल से साफ दिखता था। यह बिल्कुल सही इंसाफ था। असली कहानी में जूलियन चाहता था कि मैं जलन के मारे पागल हो जाऊं। वह चाहता था कि मेरा शरीर सड़क पर टूट जाए। वह चाहता था कि मैं बदसूरत और लाचार मौत मरूं, जबकि वह दुनिया के सबसे ऊपर खड़ा रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अब वह खुद एक खराब शरीर में कैद था। वह अपना दिमाग खो रहा था। वह एक सस्ते मोटेल के कमरे में बंद था, इतना कमजोर कि सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था, और टूटे हुए शीशे को देखते हुए खून की उल्टी कर रहा था। और शीशे में जो शैतान उसे देख रहा था, उसे वह खुद भी नहीं पहचान पा रहा था। उसका हर एक दर्दनाक सांस उसे उस जाल की याद दिलाता था जो उसने मेरे लिए बिछाया था। आखिर में वह जाल उसकी अपनी कब्र बन गया। जूलियन कानून से बर्बाद नहीं हुआ। वह मेरे हाथों से भी बर्बाद नहीं हुआ। वह उसी सिस्टम से बर्बाद हुआ जिसे वह कभी पूजता था। पतझड़ के आखिर तक गू फैमिली का साम्राज्य पूरी तरह बीते कल की बात बन चुका था। इससे पहले कि बैंक्स ऑफिशियली गू फैमिली की प्रॉपर्टी को नीलाम करते, मैंने आखिरी बार वहां जाने का फैसला किया। वह महल जो कभी बड़ा और शक्तिशाली लगता था, अब एक भूत जैसा लग रहा था। साफ और अच्छे लॉन्स में अब जंगली घास उगाई थी। मुख्य गेट पर भारी जंजीरें लटकी थीं और दरवाजे पर फोरक्लोजर के बड़े लाल बोर्ड लगे थे। मैं लोहे के पुराने गेट के बाहर खड़ा हुआ और अंदर देखने लगा। तभी मैंने उसे देखा। जूलियन उस घास वाले आंगन में बैठा था और उस राज्य को छोड़ने से मना कर रहा था जिसे उसने चुराया था। उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था। उसका सिर गंजा था जिस पर काले धब्बे थे। उसका शरीर पतला और हड्डियों का ढांचा बन चुका था, और उसने एक गंदा बड़ा डिजाइनर कोट पहना था जो अब उस पर बहुत बड़ा लग रहा था। वह अपने कांपते हुए और टेढ़े मेढ़े हाथों से मिट्टी को खुरच रहा था। उसकी आवाज बूढ़ी और भारी थी जब वह खाली आसमान से बड़बड़ाया। उसके हाथ हवा में चल रहे थे, उस सिस्टम स्क्रीन को चलाने की कोशिश कर रहे थे जिसे सिर्फ वह देख सकता था। वह पूरी तरह टूट चुका था। वह कर्ज और बर्बादी के कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंस गया था। वह मुझे एक दर्दनाक जिंदगी में बांधना चाहता था ताकि मेरे रिवॉर्ड्स चुरा सके। इसके बजाय उसने खुद को एक ऐसे कीड़े से बांध लिया जो उसकी आखिरी सांस तक उसे चूसता रहेगा। मैंने उसे देर तक चुपचाप देखा। मुझे कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं हुई। मुझे उस पर तरस भी नहीं आया। वह गुस्सा जो कभी इस घर में रहते वक्त मेरे सीने में जलता था, अब गायब हो चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ शांति थी। एक ठंडी हवा चली और गेट पर लगी जंजीरें हिलने लगीं। सोने और लाल रंग के पतझड़ के पत्ते धीरे से टूटे हुए रास्ते पर गिर गए। मैं खड़ा रहा वहां एक आखिरी पल के लिए। फिर मैंने अपना कॉलर ऊपर किया, घूमा और वहां से चल दिया। मैं जूलियन से दूर चला गया। मैं सड़क पर रोती हुई अपनी माँ से दूर चला गया। मैं जेल में सड़ते हुए अपने पिता से दूर चला गया। मैं हमेशा के लिए गू फैमिली के नाम से दूर चला गया। मेरा भविष्य चमकदार, बड़ा और पूरी तरह मेरा था। मेरे पास पैसा था, मेरे पास आजादी थी। अब मुझे पीछे खींचने वाला कोई नहीं था। सबसे जरूरी बात, मैंने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी को देखा और मुस्कुराया। देर हो रही थी और मैं एक ऐसे आसमान के नीचे, जो आखिरकार मेरा था, पूरे 8 घंटे की बिना किसी रुकावट के शांत नींद लेने के लिए घर जा रहा था।